नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले को 17 साल पूरे। पाकिस्तान ने राम मंदिर में ध्वजारोहण का किया विरोध। साउथ अफ्रीका की टीम ने 2-0 से जीती सीरीज। सेलिना जेटली ने पति पर घरेलू हिंसा का लगाया आरोप। बीजापुर में 41 नक्सलियों ने किया सरेंडर। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जहां आज मुंबई आतंकी हमले यानी 26/11 को जो है आपको बता दें कि 26 नवंबर 2025 यानी आज मुंबई में हुए भयावह आतंकी हमले को 17 साल पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर तबाही मचा दी थी। समुद्र के रास्ते शहर में घुसने वाले इन आतंकियों ने 4 दिनों तक चले हमलों में 166 लोगों को बेरहमी से मार डाला और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। आतंकियों ने हमले के लिए ऐसे स्थानों को चुना था जहां विदेशी नागरिक और भीड़ भाड़ रहती है। इनमें ताज, ओबेरॉय होटल्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, नरीमन हाउस स्थित यहूदी केंद्र, कामा अस्पताल, मेट्रो सिनेमा और लियोपोल्ड कैफे शामिल थे। उस भीषण त्रासदी के निशान आज भी उन परिवारों को कचोटते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस पर गोलियों के निशान और साउथ मुंबई की सड़कें उस विभत्स हमले की याद दिलाती है। तो देखिए, हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए थे, जबकि अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया था। मई 2010 में कसाब को मौत की सजा सुनाई गई और 2 साल बाद उसे पुणे की एक जेल में फांसी दे दी गई थी। सहायक सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले की प्रतिमा आज भी उनके अदम्य साहस की गवाह है, जिन्होंने अपनी जान देकर एकमात्र जीवित बचे पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को पकड़ा था। 26/11 मुंबई हमले को जो है आपको बता दें कि 26 नवंबर 2000 तो भयावह आतंकी हमला ये था। तो 17 साल 26/11 मुंबई हमले को हो गए हैं और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने तबाही मचाई थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में पीएम मोदी के ध्वजारोहण पर विरोध जताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कहा कि जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद थी, वहां अब राम मंदिर बनाया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी। 6 दिसंबर 1992 को इसे भीड़ ने गिरा दिया था। पीएम मोदी मंगलवार को मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया उन्होंने, और साथ ही उन्होंने सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराई। तो पाकिस्तान ने कहा कि भारत की अदालतों ने बाबरी मस्जिद गिराने के आरोपियों को बरी कर दिया और उसी जमीन पर मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी। यह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत की कई ऐतिहासिक मस्जिदें खतरे में हैं। मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से हाशिए पर धकेला जा रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, नफरत और मुसलमानों पर हमलों पर ध्यान दे। उसने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कहा कि वे भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। भारत पर झूठा आरोप लगाने वाले पाकिस्तान में खुद बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की जा रही है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली 6 माही में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले और धमकियों की कई घटनाएं हुई, लेकिन वहां की सरकार ने दोषियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। 2023 में एक चर्च जलाने के आरोप में पकड़े गए 10 लोगों को हाल ही में अदालत ने बरी भी कर दिया। पाकिस्तान में अक्सर हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन शादी के मामले सामने आते रहते हैं, खासकर सिंध और पंजाब में। पाकिस्तान ने करीब 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी निंदा की थी। तब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। यह मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है।
ध्वस्त मस्जिद की जगह पर बना राम मंदिर आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक की तरह बना रहेगा। भारत में बढ़ती हिंदुत्व विचारधारा धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा करके भारत मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। ऐसे में अब आपको बता दें कि कहना है पाकिस्तान का कि भारत में मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। पाक ने मंदिर के उद्घाटन की भी निंदा की थी। पाकिस्तान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी निंदा की थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। और साउथ अफ्रीका ने भारत को गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों के भारी अंतर से हरा दिया। भारत को 549 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन मैच के 5वें दिन बुधवार को भारतीय टीम 140 रन ही बना सकी। इस तरह भारतीय टीम को 408 रनों से हार मिली, जो उसकी टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार रही। इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश भी किया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ दूसरा टेस्ट भी साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत लिया। साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत के सामने 549 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय टीम मैच के 5वें दिन महज 140 रनों पर सिमट गई। टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत को 408 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की, जो भारत की टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार रही। इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश भी किया। मेहमान टीम ने पहली पारी में 489 रन बनाए और दूसरी पारी में 260 पर पारी घोषित कर दी। इसके बाद भारत के सामने 549 रन का विशाल लक्ष्य था। प्लेयर ऑफ द मैच दक्षिण अफ्रीका के मार्को जॉनसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 93 रन बनाए और गेंदबाजी में 6-48 तथा 1-23 के आंकड़े दर्ज किए। भारतीय टीम दबाव में टूट गई और पहली पारी में सिर्फ 201 तथा दूसरी पारी में 140 रन ही बना सकी। अफ्रीका के गेंदबाजों ने दोनों पारियों में भारतीय बल्लेबाजों को जमने नहीं दिया। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने 6 विकेट झटके और मैच में कुल 9 विकेट झटके। साल 2000 में हेंसी क्रोनिये के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-0 से हराकर घरेलू टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया था। वहीं अफ्रीकी टीम ने तब आखिरी बार भारत में सीरीज भी जीती थी। तब पहला मैच मुंबई में हुआ, जिसे अफ्रीकी टीम ने 4 विकेट से जीता। वहीं दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु में हुआ, जिसे तब प्रोटियाज टीम ने 1 पारी और 71 रन से जीता था। ऐसे में टेम्बा बावुमा ने कोलकाता और अब गुवाहाटी टेस्ट जीतकर हेंसी क्रोनिये के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ किया। ध्यान रहे, इस बार साउथ अफ्रीका की टीम ने कोलकाता टेस्ट 30 रनों से जीता था। और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद से ही बॉलीवुड में शोक है। ही मैन को श्रद्धांजलि देने के लिए रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन समेत कई सितारे देओल परिवार के घर पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए बुधवार सुबह उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धर्मेंद्र के निधन के बाद सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, रेखा, प्रीति जिंटा, काजोल, फरहान और जोया अख्तर, शिल्पा, शमिता शेट्टी, वत्सल सेठ समेत कई सेलेब्स उनके घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। धर्मेंद्र के निधन पर सेलेब्स ने दुख जताया। अमिताभ बच्चन ने शोले को स्टार को याद कर भावुक होते हुए ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, एक और बहादुर महान शख्सियत हमें छोड़कर चली गई। उन्होंने यह मंच छोड़ दिया, पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़कर गए हैं जिसकी आवाज असहनीय है। धर्म जी वे महानता के प्रतीक थे, केवल अपने प्रसिद्ध व्यक्तित्व के कारण नहीं, बल्कि अपने विशाल हृदय और उसकी सादगी के लिए भी। वे पंजाब के जिस गांव से आए थे, उसकी मिट्टी की खुशबू अपने साथ लाए और अपने पूरे शानदार करियर के दौरान
उस सादगी और स्वभाव को बरकरार रखा। जगत में कई दशकों में बहुत कुछ बदला, लेकिन वे नहीं बदले। उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी आत्मीयता, जो भी उनके पास आया वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यह इस पेशे में बहुत दुर्लभ है। हमारे आसपास की हवा अब सूनी सी लगती है। एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जो हमेशा खाली ही रहेगा। और बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाक के खिलाफ मुंबई की एक लोकल कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। सेलिना ने अपने पति पर इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल एब्यूज जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने 50 करोड़ रुपए की मुआवजे के साथ हर महीने 10 लाख रुपए का मेंटेनेंस मांगा है। एक्ट्रेस की तरफ से 21 नवंबर को मुंबई की अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर 24 नवंबर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट एस.सी. ताडिये ने सुनवाई की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन और होटल व्यवसायी पीटर को नोटिस जारी किया गया। अपनी याचिका में सेलिना ने कहा कि उनके 48 वर्षीय पति एक आत्ममुग्ध और सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इंसान हैं, जो उनके या उनके बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते। तो देखिए, उन्होंने दावा किया है कि उनके पति ने उन्हें इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल और वर्बल एब्यूज किया है, जिसके कारण उन्हें ऑस्ट्रिया में अपना घर छोड़कर भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कानूनी फर्म करंजवाला एंड कंपनी की तरफ से फाइल की गई याचिका में एक्ट्रेस के लिए 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता मांगा गया है। साथ ही अदालत से पीटर को उनके मुंबई स्थित घर में एंट्री करने से रोकने की मांग भी की गई है। एक्ट्रेस ने अपने 3 बच्चों को कस्टडी भी मांगी है, जो फिलहाल ऑस्ट्रिया में पीटर के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे होने के बाद पीटर ने अलग अलग बहानों से उन्हें काम करने से रोक दिया। इससे उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पर असर पड़ा और उनकी गरिमा छीनी। वो समय समय पर पीटर की अनुमति से केवल छोटे प्रोजेक्ट ही कर पाती थी। उनकी याचिका में बताया गया है कि पीटर ने इसी साल अगस्त में ऑस्ट्रिया की एक अदालत में तलाक का आवेदन दायर किया था। बता दें कि सेलिना ने पीटर हाक ने साल 2010 में ऑस्ट्रिया में शादी की थी। दोनों के 3 बच्चे विंस्टन, विराज और ऑर्थर है। 2012 के मार्च में कपल जुड़वा बेटों के पेरेंट्स बने थे। फिर 2017 में एक्ट्रेस ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, जिनमें से एक की हाइपोप्लास्टिक हार्ट कंडीशन के कारण मौत हो गई। सेलिना के काम की बात करें तो उन्होंने नो एंट्री, अपना सपना, मनी मनी, मनी है तो हनी है, गोलमाल रिटर्न्स और थैंक यू जैसे फिल्मों में काम किया है। सेलिना इंडस्ट्री में आने से पहले ब्यूटी पेजेंट विनर रह चुकी है। वो साल 2001 मिस फेमिना इंडिया की विनर थी। इसके अलावा उसी साल हुए मिस यूनिवर्स कंपटीशन में चौथे नंबर पर रही थी। सेलिना जेटली ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है और 50 करोड़ के मुआवजे और बच्चों की कस्टडी मांगी है। और सैयारा मूवी से अनीत पड्डा को खूब लोकप्रियता मिली। फैंस ने मूवी में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार फैंस की बढ़ती उम्मीदों से अनीत को डर लगता है। हाल ही में एक्ट्रेस बताती हैं कि फैम के साथ भावनात्मक दबाव भी आता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ, चीज़ों को गहराई से महसूस करती हूँ। लोगों के प्यार की जिम्मेदारी, उन्हें निराश न करने का डर, ये कभी कभी बहुत दबाव महसूस करती है। ये खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। दर्शकों को खासकर सैयारा में आहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री खूब पसंद आई थी। इस प्यार के बारे में उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते में एक बार अपने फैंस के बनाए एडिट्स देखकर रो देती हूँ। इतना प्यार और मेहनत देखती हूँ तो बस चाहती हूँ कि मैं इसके लायक बन पाऊँ। 2022 में अनीत ने सलाम वेंकी मूवी से डेब्यू किया था। मोहित सूरी की सैयारा, जिसे यशराज फिल्म से बनाया, भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बनी और दुनिया भर में 580 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया। अनीत की खूब तारीफ हुई और वो रातों रात फेमस हो गई। अब अनीत मेडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी शक्ति शालिनी में काम कर रही है।
आहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों ने इस साल ही बॉलीवुड में कदम रखा है, लेकिन उनके पेयर को लेकर जितना क्रेज है, सोशल मीडिया ने जैसे उन्हें एक रियल लाइफ कपल मान लिया था। एक इंटरव्यू में आहान ने इन बातों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि अनीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पूरा इंटरनेट सोचता है कि हम साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फैंस की बढ़ती उम्मीदों से डरती है एक्ट्रेस अनीत पड्डा। सैयारा मूवी से एक्ट्रेस पॉपुलर हुई थी। और खबर बीजापुर से है, जहां 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 12 महिला नक्सली भी शामिल है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 1 करोड़ 19 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल है। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन बदलाव की नई शुरुआत हो रही है। साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 नक्सली आत्मसमर्पण में शामिल है। DKSZC के अलावा तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सली भी शामिल है। तो लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 12 महिला नक्सलियों समेत 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। माओवादी कटर ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है, उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ा डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।